हेलो सर जी। हाँ हाँ, मैंने वो सारी फाइल्स कंप्लीट कर दी है, बस अभी शट डाउन करके निकल ही रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। सुनील एक प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी करता है, जिसके लिए उसे अक्सर लेट नाइट काम करना पड़ता था। दरअसल ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए हर दिन जिंदगी से एक नई जंग लड़ता था। अपनी छोटी सी तनख्वाह से सुनील अपने बीवी बच्चों और बीमार मां की दवाइयों का खर्चा पूरा नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। आए दिन कर्जदार पैसे लेने सुनील के घर आते और पैसे ना मिलने पर उसे खरी खोटी सुनाया करते थे। सुनील, तुमने पैसे ये कहकर लिए थे कि अगले महीने लौटा दोगे, और अब उस बात को 1 साल बीत चुका है। कब दोगे मेरे पैसे? बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं जल्दी ही आप सबके पैसे लौटा दूंगा। हम जब भी इससे पैसे मांगते हैं तब ये यही कहता है, जब लौटाने की औकात नहीं है तो फिर मांगते क्यों हो? मैंने तो रहम खाकर अपनी बीवी का गहना गिरवी रख के इसको पैसे दिए थे, और अब पिछले 6 महीने से उसका ब्याज भर रहा हूँ। अब बहुत हो गई इंसानियत। 1 महीने का वक्त है तुम्हारे पास। अगर हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो हवालात की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। 1 महीने के अंदर मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, मैं आप दोनों के पैसे लौटा दूंगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे इन आंसुओं का स्वाद हम पहले ही चख चुके हैं। ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं, मगरमच्छ के। चोरी करो या किसी का खून, हमें 1 महीने के अंदर पैसे चाहिए, और अगर पैसे नहीं मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो भाइयों। सारे कर्जदार 1 महीने की मोहलत देकर वहां से चले जाते हैं। इस तनाव के बाद सुनील ओवरटाइम ड्यूटी करना शुरू कर देता है, लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हो पाता। सुनील के दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? सुनील ने हर तरह की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उसे उम्मीद की एक भी किरण नजर नहीं आई। उधार के पैसे लौटाना अब उसके बस की बात नहीं थी। अंत में उसने सोच लिया कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो खुद को खत्म करने का मन बना लेता है। अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरे जेल जाने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पर अगर मैं ही नहीं रहा तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। सुनील पानी में कूदने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसे अपने परिवार का ख्याल आता है और वो वहीं रुक जाता है। मेरी मौत से इन कर्जदारों का मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं नहीं, इससे समस्या हल नहीं होगी। मैं मर नहीं सकता, पर कर्जदारों का क्या करूं? उनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं? इतना कहकर सुनील वापस अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। चोरी करो या किसी का खून, हमें हमारे पैसे चाहिए। खून करो, खून खून खून। कर्जदारों में सबसे ज्यादा दिक्कत राणे और मिश्रा को ही है। अगर मैं उन दोनों को खत्म कर दूं तो मेरी आधी समस्या हल हो जाएगी। राणे और मिश्रा सुनील के ये वो दोस्त थे जिन्होंने कभी बुरे वक्त में सुनील की मदद की थी, और आज सुनील मन ही मन अपने दोस्तों को मौत के घाट उतारने की सोच रहा था। तभी अचानक वीरान सड़क से चलते चलते उसकी बाइक अपने आप बंद पड़ जाती है। सुनील ने बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। शिट यार, इसको भी अभी खराब होना था। कुछ देर और कोशिश करने के बाद सुनील ने थक हार कर अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और आगे चल पड़ा। उसने सोचा, कोई गाड़ी या ट्रक मिल गया तो उससे मदद की उम्मीद की जा सकती है। पर तभी उसकी नजर एक पुराने वीरान बस स्टॉप पर पड़ी। सुनील वहां जाकर खड़ा हो गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई बस मिल जाए। कुछ ही देर बाद दूर से एक बस आती हुई दिखाई दी। बस देखकर सुनील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जैसे ही बस पास आई उसका दिल तेज धड़कने लगा। उस बस के टूटे फूटे शीशे और पुरानी फटी सीट बस की हालत बयां कर रहे थे। पूरी बस से एक अजीब सी बू आ रही थी। सुनील के बस में चढ़ते ही बैल की आवाज गूंज उठी, फिर बस धीरे धीरे चल पड़ी। इसके बाद कंडक्टर ने सख्त आवाज में सुनील को टिकट के लिए पूछा, कहाँ जाना है? गाजियाबाद। 2 रुपया। 2 रुपये सुनकर सुनील को आश्चर्य होता है। क्या 2 रुपये? इतना कम किराया कैसे? सुनील की बात पर कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनील ने अपनी जेब से 2 रुपए का सिक्का निकाला और कंडक्टर को दे दिया। उस कंडक्टर ने सुनील को एक फटा पुराना सा टिकट दिया जो दिखने में बेहद गंदा लग रहा था। ये क्या है? ये तो पूरी तरह खराब हो चुका है। कंडक्टर ने सुनील की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सीट के पास जाकर खड़ा हो गया। सुनील को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने देखा कि बस के अंदर यात्रियों के लिए कुछ जरूरी सूचनाएं लिखी हुई थी, जिसमें लिखा था, अगर कोई अनजान स्टॉप दिखे तो उतरने की कोशिश ना करें।
वरना यह आपका आखिरी सफर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ था कि इस बस में छुट्टे पैसे देना अनिवार्य है, नहीं तो कीमत कुछ और चुकानी पड़ेगी। ये पढ़ते ही सुनील के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। अचानक उसने अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस किया। उसने धीरे से नजर झुकाकर जैसे ही नीचे देखा तो उसने घबराकर तुरंत अपना पैर झटका। अचानक ये कीड़े कहां से आने लगे? हिम्मत करके जब उसने सीट के नीचे झांक कर देखा तो खून से लथपथ सड़े गले हुए से इंसान का हाथ दिखाई दिया, जिसे कीड़े नोच नोच कर खा रहे थे। डर के मारे सुनील की चीख निकल जाती है और कंडक्टर उसकी ओर आने लगता है। आप ठीक तो है? यह लाश है। मैंने अभी अभी सीट के नीचे किसी इंसान का हाथ देखा। मैं भी चेक करता हूँ। अरे साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं आप मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं सच कह रहा हूँ, वो हाथ पूरी तरह से सड़ा हुआ था। उसमें लगे कीड़े मेरे पैर पर रेंग रहे थे। जरूर आपने कोई सपना देखा होगा। अक्सर रात के सफर में लोगों की आंख लग जाती है। सुनील ने भी सोचा कि शायद उसकी आंख लग गई होगी और ये उसका सिर्फ एक वहम होगा। पसीने से तरबतर हो चुका सुनील जैसे तैसे अपने डर को दबाकर चुपचाप अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। तकरीबन 2 मिनट बाद ही बस एक और अनजान स्टॉप पर रुकती है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। उस बस स्टॉप पर चारों तरफ बस अंधेरा अंधेरा सा नजर आ रहा था। तभी एक आदमी हाथ में सूटकेस लिए बस में चढ़ जाता है। उस आदमी को देखकर सुनील को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वो अब इस अजीब बस में अकेला नहीं था। लेकिन ये सुकून बस कुछ ही पल का था। इससे पहले कि सुनील उस आदमी से कुछ कह पाता, कंडक्टर उस आदमी के पास आकर खड़ा हो गया। कहाँ जाना है? गाजियाबाद। 2 रुपये। 2 रुपये सुनकर वो पैसेंजर भी चौंक जाता है। पैसेंजर 10 रुपए का नोट निकालकर कंडक्टर के हाथ में थमा देता है। 2 रुपये छुट्टे दो। 2 रुपये के छुट्टे नहीं है मेरे पास। आप एक काम कीजिए, बचे हुए पैसे आप रख लीजिए। मैंने कहा छुट्टे पैसे दो। अरे भाई, कहा ना छुट्टे पैसे नहीं है मेरे पास। उस पैसेंजर के इतना कहते ही कंडक्टर का चेहरा एकदम भयानक दिखने लगा और आंखें लाल सुर्ख हो गई। कंडक्टर ने बस रोकने के लिए रस्सी खींचकर बैल बजाई और बस एक ब्रिज पर रुक गई। कंडक्टर ने उस पैसेंजर को घसीटते हुए बस के बाहर निकाला और जमीन पर उठाकर पटक दिया। इससे पहले कि वो आदमी वहां से भाग पाता, कंडक्टर ने एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी बस में से निकाली और वही एक ही बार में उसका सर 2 टुकड़ों में काट दिया और फिर लाश को उठाकर नदी में फेंक दिया। ये भयानक दृश्य देखकर सुनील की सांसें तेज होने लगी। सुनील वहां से भागना चाहता था, लेकिन वो अपनी जगह से उठ ना सका, मानो जैसे किसी चीज ने उसे जकड़ के रखा हो। डर के मारे सुनील नजर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। कंडक्टर ने एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ सुनील की ओर देखते हुए डबल बैल बजाई और फिर बस चल पड़ी। इसके बाद वो अपनी सीट के पास जाकर शांत खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सुनील अब भी उस डरावने मंजर को भूल नहीं पा रहा था। वो अब किसी भी हाल में इस खौफनाक बस से उतरना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने चुपचाप चलती बस से कूदने का फैसला किया। कंडक्टर आगे की ओर मुंह कर बैठा हुआ था। सुनील ने सोचा यही एक सही मौका है, लेकिन जैसे उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, बस अचानक से रफ्तार पकड़ लेती है। इतनी रफ्तार में नीचे कूदना बेवकूफी होगी। अगर मैं कूदा तो वैसे भी जिंदा नहीं बचूंगा। सुनील ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बिल्कुल सामने वही कंडक्टर खड़ा था। अपनी जगह पर बैठ जा। इस बस में सफर शुरू करने का मतलब है इसे पूरा करना। सफर पूरा किए बिना तुम इस बस से नहीं उतर सकते। हाँ, मैं बस ताजी हवा का झोंका खाने के लिए दरवाजे पर आया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। कुछ देर बाद सुनील की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और बस तेजी से घने जंगलों में दाखिल हो गई, जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। जंगल की अजीब सी खामोशी में वो बस कहीं खो सी गई। सुनील को होश आया तो उसने देखा कि बस एक सुनसान सी जगह पर रुकी हुई थी, जिसमें एक और हट्टा कट्टा आदमी चढ़ जाता है। सुनील उस आदमी को बस में ना चढ़ने का इशारा करने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी बस का कंडक्टर उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और इशारे से सुनील को चुप रहने के लिए कहता है। इससे पहले सुनील उस आदमी को कुछ कह पाता, वो आदमी सुनील के आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। सुनील मन ही मन सोचता है कि इसकी मदद से यहां से बचकर निकला जा सकता है, लेकिन तभी कंडक्टर वहां आ जाता है और उस आदमी से टिकट के लिए कहता है। टिकट? एक गाजियाबाद। उस आदमी ने अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर कंडक्टर की ओर हाथ बढ़ाया। 50 का नोट देखकर कंडक्टर बेहद गुस्सा हो जाता है। इस स्टॉप से लेकर गाजियाबाद का किराया सिर्फ 1 रुपया ही है, छुट्टे पैसे दो। 1 रुपया सुनकर वो आदमी हैरत में पड़ जाता है। क्या 1 रुपया? अरे भाई साहब, इतना छुट्टा नहीं है मेरे पास। छुट्टे पैसे दो, वरना आपका ये सफर अंतिम सफर ना बन जाए। पैसेंजर उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सुन रह गया और अपनी जेब टटोलने लगा, लेकिन सारी जेब टटोलने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। अरे भाई साहब, आप पूरे 50 रुपया रख लीजिए, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। उस पैसेंजर के इतना कहते ही कंडक्टर ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और एक झटके में उस आदमी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। सुनील की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस पैसेंजर की लाश की तरफ नजर उठाकर भी देख सके। वो बेचैनी से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसे एक ही डर बार बार सता रहा था कि कहीं अगला नंबर उसी का ना हो। सुनील ने धीरे से खिड़की से बाहर देखा, जो बस अब तक एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, अब शहर के बीचों बीच चल रही थी। ये देखकर सुनील की जान में जान आ गई। अचानक बस धीरे से रुक गई। गाजियाबाद डिपो बोर्ड सामने दिख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सीट से उठ सके। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था कि कहीं कंडक्टर उसे रोक ना ले। तभी कंडक्टर बैल बजाकर सख्त आवाज में कहता है, आपका स्टॉप आ गया है साहब, अब आराम से घर जाइए। सुनील झट से अपनी सीट से उठा और बिना पीछे मुड़े बस से उतर गया। बस से उतरते ही सुनील ने एक राहत की सांस ली, लेकिन मौत का डर अभी उसके जहन में मौजूद था। उसने मुड़कर देखा तो बस डिपो के अंदर जा चुकी थी। सुनील ने उस बस का नंबर नोट किया और उसका पीछा करने लगा। सुनील ने सोचा कि उस बस वाले के खिलाफ वो शिकायत दर्ज करवाएगा, लेकिन डिपो के अंदर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरा डिपो सुनसान पड़ा हुआ था। अचंभे की बात तो यह है कि जो बस अंदर आई थी वो अभी वहां मौजूद नहीं थी। परेशान होकर सुनील लगभग हिम्मत हार ही चुका था कि तभी उसकी नजर वहां से थोड़ी ही दूर पर बैठे एक शख्स पर पड़ी, जो कि आग जलाकर ठंड में हाथ सेक रहा था। पेशे से वो आदमी वहां का चौकीदार नजर आ रहा था। सुनील हाफता हुआ उस आदमी के पास गया और उस बस के बारे में पूछताछ करने लगा। अभी अभी जो बस यहाँ आई थी वो कहाँ गई? चौकीदार सुस्ती भरी आवाज में उबासियां लेते हुए कहता है, कौन सी बस? यहाँ कोई बस नहीं आई। क्या? मैंने खुद देखा था, बस यही डिपो के अंदर आई थी। भाई साहब, 10 बजे के बाद ये डिपो बंद हो जाता है, और अगर कोई बस अंदर आई होती तो यहाँ मौजूद होती। मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस बस का नंबर भी नोट किया था। ये देखो, ये फटा पुराना टिकट उस कंडक्टर ने मुझे दिया था। चौकीदार ने जैसे ही बस का वो टिकट देखा, वो चौंक उठा और सुनील को बेचैनी भरी नजरों से घूरने लगा। अगर तुमने सच में उस बस को देखा है तो बेहतर होगा कि उसे भूल जाओ, क्योंकि जो कोई भी उस बस का सच जानने की कोशिश करता है ना, वो दोबारा कभी दिखाई नहीं देता। वो बस सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो मौत के बेहद करीब होते हैं। तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम बच गए। क्या मतलब? एक वक्त था जब ये बस सचमुच चलती थी। एक दिन एक भयानक हादसा हुआ। कैसा हादसा? आज से तकरीबन 20 साल पहले एक बस कंडक्टर था जो अक्सर छुट्टे पैसे को लेकर यात्रियों से झगड़ा किया करता था। एक दिन कुछ बदमाशों से उसकी तकरार हो गई और छुट्टे पैसे को लेकर उनके बीच भयंकर मारपीट शुरू हो गई। उन बदमाशों ने कंडक्टर के साथ बस ड्राइवर को भी बुरी तरह पीटा, जिसमें कंडक्टर की वही मौत हो गई। तब से हर रात उसकी आत्मा अपने शिकार की तलाश में सफर करती है। सुनील समझ जाता है कि कंडक्टर का भूत उन्हीं पैसेंजर्स को मौत देता है जिनके पास छुट्टे पैसे नहीं होते। उसके पास छुट्टे पैसे थे, इसलिए वो बच गया। इस बात से सुनील को अपने कर्जदारों से पीछा छुड़ाने का एक नया तरीका मिल जाता है। अगले दिन तकरीबन रात के 10:30 बजे सुनील सभी कर्जदारों को मिलने के लिए अपने ऑफिस के पास वाले बार में बुलाता है। क्यों भाई, कहीं से लॉटरी वगैरह लग गई है क्या? आज बड़े मेहरबान हो रहे हो। दरअसल मैंने अपने बॉस से पैसे उधार मांगे हैं, वो आते ही होंगे। जैसे वो आ जाएंगे तुम दोनों आपस में बांट लेना।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारे पैसे लौटा रहे हो। हम तो हिम्मत ही हार चुके थे। अरे नहीं भाई, जिसका लिया है उसका आज नहीं तो कल देना ही पड़ता है। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। पिछली बार हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। हम सबको भी पैसों की जरूरत है, ये कर्जा चुकता कर दो, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं, आगे से मुझे तुमसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं हमेशा तुम सबका एहसानमंद रहूंगा। हाँ, लगता है भाई के हाथ में जरूर कोई सोने की चिड़िया लगी है। सुनील के चेहरे पर कमीनेपन के भाव उभरने लगते हैं। वो मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहा था। हंसो, खूब हंसो, आज की रात तुम सबकी आखिरी रात है। 12 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। प्लान के मुताबिक सुनील को इस बात की पुष्टि करनी थी कि किसी के पास भी छुट्टे पैसे न हो। इसलिए बिल पे करने के वक्त सुनील सभी से छुट्टे पैसे मांगता है, जिसमें राणे के पास तो छुट्टे पैसे थे ही नहीं, और मिश्रा के पास जितने भी छुट्टे पैसे थे वो सब वो दे देता है। आप सब यहीं रुकिए, तब तक मैं बिल पे करके आता हूँ। सुनील पैसे पे करके वापस आता है और दुखी मन से मिश्रा और राणे से कहता है, दोस्तों मैंने अभी अभी फोन पर बात की तो पता चला मेरे बॉस का एक्सीडेंट हो चुका है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने कल सुबह मुझे पैसे देने का वादा किया है। इंसानियत के नाते तुम सब कल सुबह तक रुक जाओ। ठीक है, हम कल सुबह फिर आ जाएंगे। सुनील की बातों पर विश्वास करके राणे और मिश्रा उसके साथ घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वे लोग उसी पुराने बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं जहां से सुनील उस बस में चढ़ा था, और 12 बजते ही वो बस वहां आकर रुक गई। सुनील ने उनसे कहा, दोस्तों यह आखिरी बस है, इसके बाद कोई भी बस आने वाली नहीं है, जल्दी से चढ़ जाओ। नशे की हालत में राणे और मिश्रा दोनों उस बस में जैसे तैसे चढ़ जाते हैं और सुनील भी उनके साथ चढ़ जाता है। राणे और मिश्रा आसपास की सीट पर बैठ जाते हैं, वही सुनील उनसे दूरी बनाकर अलग बैठ जाता है। तभी कंडक्टर उनके पास आता है और टिकट के लिए कहता है, टिकट कहाँ जाना है? 3 गाजियाबाद तक की टिकट दे देना। मिश्रा जी मेरा टिकट मत लीजिए, मैं अपना टिकट खुद ले लूंगा। ठीक है। मिश्रा अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालता है और 2 टिकट देने के लिए कहता है। 100 रुपए देखकर कंडक्टर का चेहरा गुस्से में दिखाई देने लगता है। कृपया छुट्टे 6 रुपये दीजिए। अरे भाई, छुट्टे पैसे नहीं है मेरे पास, तनिक एडजस्ट कर लीजिए। मैंने कहा छुट्टे पैसे दो। अरे भाई, ये 50 रुपए लो और टिकट दे दो। अब ये मत कहना कि 50 रुपए का भी छुट्टा नहीं है तुम्हारे पास। राणे के इतना कहते ही बस कंडक्टर ने अपने तेज धार नाखून उसकी गर्दन में काट दिए और उसे उठाकर जोर से पटक दिया। ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों मार रहे हो? अभी की अभी बस रोको, हमें तुम्हारी बस में सफर नहीं करना। जैसे तुम्हारी मर्जी। कंडक्टर अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और मिश्रा के ऊपर अनगिनत वार करने लगता है, जिससे उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। सुनील मेरी मदद करो, ये सब क्या हो रहा है? सुनील राणे की तरफ एक रहस्य भरी मुस्कुराहट से देखता है और बिना कुछ कहे अपना मुंह घुमा लेता है। राणे तुरंत समझ जाता है कि ये सबके पीछे सुनील का हाथ है। तभी उसकी नजर एक लोहे की रॉड पर पड़ती है। वो तुरंत रॉड उठाकर उस भयानक कंडक्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो कंडक्टर पर वार करता है, कंडक्टर एक ही झटके में उसकी गर्दन पकड़ के मोड़ देता है। उसके बाद दोनों की लाशों को बस से नीचे फेंक देता है। सुनील बड़े आराम से बैठकर ये सारा मंजर देख रहा था। वो समझ गया था कि कंडक्टर अब उसी के पास आने वाला है। वो जेब में 2 रुपए का कॉइन ढूंढने लगता है। तभी कंडक्टर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, टिकट। सुनील बिना डरे पूरे विश्वास के साथ अपनी दूसरी जेब में हाथ डालता है, पर जैसे ही उसका हाथ अंदर जाता है, उसे महसूस होता है कि उसकी जेब फटी हुई है। उसे अच्छे से याद है कि उसने छुट्टे पैसे इसी जेब में रखे थे, लेकिन जेब फटी होने के कारण वो पैसे खो चुका था। डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगती है और हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं। पैसे हैं, यही कहीं है, मैंने रखे थे, मिल जाएंगे, 1 मिनट रुकिए। सुनील समझ जाता है कि उसकी मौत सामने खड़ी है। वो तुरंत कंडक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ कर दो, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, मेरे बीवी बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है, मुझे माफ कर दो, दोबारा फिर कभी मैं इस बस में नहीं चढ़ूंगा। सुनील ने नजर उठाकर कंडक्टर की तरफ देखा तो वो कुल्हाड़ी लिए उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था।
और फिर एक तेज चीख गूंज उठी और रात के अंधेरे में वो बस धीरे धीरे कहीं एक नए शिकार की तलाश में